coming to question number 4, it says the work function of a metal is 0.86 electron volt and the radiation of the wavelength 650 nanometer is incident on the metal plate. Now we have to find the kinetic energy of the fastest and the slowest photoelectrons emitted. Let's see how to do this question. तो सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है काइनेटिक एनर्जी निकाली हमें स्लोएस्ट और फास्टेस्ट दोनों की, लेकिन हमें आइंस्टाइन इक्वेशन से पता है कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, लेकिन हमें ये तो पता नहीं कि वो फास्टेस्ट है कि स्लोएस्ट है. Right. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आइंस्टाइन इक्वेशन एक्चुअली है क्या और उसमें हो क्या रहा है. हमारे पास एक मेटल है जिसमें रेडिएशन फॉल करती है, उसके ऐसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं अगर जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है. तो एक्चुअली क्या ये ग्राउंड स्टेट है सपोज इलेक्ट्रॉन का, ये मैक्सिमम लिमिट है जो वर्क फंक्शन के बराबर, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एस्केप कर जाएगा. That's right. तो हम लोग आइंस्टाइन इक्वेशन अगर देखा जाए तो हम लोग जो कहते हैं वर्क फंक्शन जो होता है इंसिडेंट एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन होता है. Correct. जो हम लोग निकालते हैं स्कूल में या कोई भी क्वेश्चन में, वो एक्चुअली हम लोग कह देते हैं लेकिन ये एक्चुअली फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है. Exactly. तो हमें क्या बोला काइनेटिक एनर्जी निकालना है, जिसमें हमें वर्क फंक्शन इस क्वेश्चन में गिवन है. तो अगर हम लोग इंसिडेंट एनर्जी हम लोग निकाल लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी निकाल पाएंगे. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन वुड बी इंसिडेंट एनर्जी That's right. माइनस वर्क फंक्शन. Correct. सो इंसिडेंट एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, विच इज hc बाय लैम्डा, माइनस जो हम लोग को फाइव दे रखा है वो है 0.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. Right. ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं. 6.626 into 10 to power minus 34 That is the Planck's constant. into c which is 3 actually into 10 to the power 3 8, into the 10 speed to of power light. 8, and now lambda which is 650 nanometers. क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है नैनोमीटर बीइंग 10 to the power minus 9 मीटर. लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हमें इससे ये जूल में आएगा आंसर, क्योंकि ये सारी हमने SI यूनिट्स में लिखा है. Exactly. तो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 1.6 into 10 to power minus 19 से भी डिवाइड करना That is the electronic charge. माइनस 0.86 eV. तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये एक्चुअली आता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स माइनस 0.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स विच गिव्स अस 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. That's right. अब बची बात स्लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी निकालने की फोटो इलेक्ट्रॉन. Right. अब हो क्या रहा है, जो इंसिडेंट रेडिएशन है, कुछ रेडिएशन ऐसी होंगी सबकी एनर्जी तो 650 इंसिडेंट के बराबर नहीं होगी, वो एक रेंज में वेरी करेगी. तो स्लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की होगी जिसमें जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो सिर्फ वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी दे सके. That's right. तो इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन. तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्लोएस्ट इलेक्ट्रॉन वुड बी अप्रोक्सीमेटली 0, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन विल जस्ट एमिट, बस बाहर निकलेगा मेटल से, उसके पास कोई अपनी एनर्जी या वेलोसिटी नहीं होगी. Right. तो हम लोग ने निकाल लिया स्लोएस्ट और फास्टेस्ट का आंसर. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने थोड़ा बहुत यूज किया है, द कंसेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. इसमें उसकी इक्वेशन तो आसानी होती है, वो हमें पता ही है, दैट इट इज ई the energy minus the work function that gives us the final kinetic energy. But इसमें जो important बात है वो ये है कि the units का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. We generally हम लोग भूल जाते हैं, like if we take it only in terms of if had we taken it in terms of Joule only, the answer would have come totally different. So units का हमें एकदम ध्यान रखना चाहिए, and conversions all should be on our tip. And also we know that 1 nanometer is 10 to the power minus 9 meter, Armstrong being 10 to the power minus 10 meter, and picometer being 10 to the power minus 12 meter. ये तीनों यूनिट्स जनरली यूज होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर के केस में, बीट फिजिक्स और बीट केमिस्ट्री. सो कन्वर्जन शुड बी ऑन आवर टिप्स. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. Proceeding to question number 5, it says a 1 mega electron volt proton is sent against a gold leaf whose atomic number is given to be 79. We have to calculate the distance of closest approach for head-on collision. Let's see how to solve this question. तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन में हो क्या रहा है. हमारे पास एक गोल्ड न्यूक्लियस है जिसमें हमारा गोल्ड एटम है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है हमारा. Right.
हमारे पास एक प्रोटॉन है जिसकी कुछ वेलोसिटी है v नॉट स्टार्टिंग में, वो अप्रोच करे जा रहा है करेक्ट। न्यूक्लियस की तरफ, और सपोज कुछ डिस्टेंस पे रुक जाता है, d डिस्टेंस पे। राइट। तो इधर उसकी जो वेलोसिटी हमें वो देखनी पड़ेगी और d डिस्टेंस निकालना है। अब एक्चुअली हमें ये देखना चाहिए जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उसमें कोलिजन का मतलब होता है कि दोनों को एक साथ टच करना चाहिए। राइट। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि उनको टच करना चाहिए हेड ऑन कोलिजन के लिए। कोलिजन का मतलब ये है कि एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर आ रहा है उसकी वजह से। दैट्स करेक्ट। तो यहाँ पर कोलिजन मतलब हेड ऑन कोलिजन का मतलब ये नहीं कि उनको टकराना जरूरी है, वो दूर से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। राइट। तो बस हमें अब निकालना है मेन डी। अब हो क्या रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है सिस्टम की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r। तो जैसे जैसे प्रोटॉन पास जा रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़े जा रही है सिस्टम की। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी घटनी चाहिए। राइट। तो जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, मतलब यहाँ पर जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो वो फिर रिवर्स कर जाएगा प्रोटॉन। दैट्स राइट। तो बस हम लोग को काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग कह सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग इक्वेट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डी के लिए। तब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें 1 MeV दे रखी है, तो 1 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज इक्वल्स पोटेंशियल एनर्जी होती है K ZE, इसका चार्ज Right. प्रोटॉन का विच इज E/D। दैट्स करेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को हम लोग जूल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 × 10⁶ × 1.6 × 10⁻⁻19, K होता है 9 × 10⁻10, Z हमें दे रखा है 79, बस वैल्यूज E का बेसिकली हम लोग square। डाल लेंगे क्वेश्चन में। E का स्क्वायर हम लोग डालते हैं अपॉन D। E being the electronic charge। तो D को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 × 10⁻10 × 79 × 1.6 × 10⁻⁻19 होल स्क्वायर अपॉन 1.6 × 10⁻, इसे हम लोग कह सकते हैं -13। जब अगर हम लोग इसको तो सॉल्व करेंगे बेसिकली अब हम सीधा वैल्यूज डाल के हाँ, तो सॉल्व करेंगे। 1.137 × 10⁻13 मीटर आएगा, जिसे हम लोग अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 0.1137 पिकोमीटर्स, दैट्स राइट। बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 1 picometer is 10 to the power -12 meter, or 1 meter is, we can say, 10 to the power 12 picometer. meters. So basically this was question number 5, in which we had a head-on collision, and just you need to again keep a very close check on the units that you have to use and the required conversions. So this comes to the end of question number 5. 4. Coming to question number 6, it says oxygen molecule undergoes photochemical dissociation into one normal oxygen and one excited oxygen atom, and 1.967 electron volt more energetic than the normal oxygen atom. The dissociation of O2 into two normal atoms of oxygen atoms requires 498 kilojoule mole. What is the maximum wavelength effective for photochemical dissociation of oxygen molecule? Basically हमें इसमें बता रखा है कि जो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो फोटोकेमिकल डिसोसिएशन अंडरगो करता है, जिससे वो एक नॉर्मल ऑक्सीजन और एक एक्साइटेड ऑक्सीजन एटम में टूट जाता है। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। जनरल इक्वेशन है O2 जो है, कोई भी लाइट पड़ रही है या हीट पड़ रही है उसकी वजह से वो डिसोशिएट हो रहा है ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन एटम्स में। इस रिएक्शन के लिए हमें एनर्जी दे रखी है 498 किलो जूल्स पर मोल। दैट्स राइट। इस रिएक्शन की 498 किलो जूल्स पर मोल। तो अगर हम लोग इसे कन्वर्ट कर लें वापस तो ये आ जाएगा 498 × 1000 किलो जूल्स के लिए अपॉन जूल्स के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, पर मोल दे रखे तो 6.022 × 10⁻23। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये आता है हमारे पास 8.268 × 10⁻⁻19 जूल्स। दैट्स राइट। अब हम लोग को दे रखा है सेकेंड रिएक्शन। अब सेकेंड रिएक्शन में हो क्या रहा है, जो लाइट पर जो एनर्जी पड़ रही है उसके ऐसे एक ऑक्सीजन नॉर्मल हो रहा है, जो यही चीज है, प्लस दूसरी चीज बन रही है वो बन रहा है ऑक्सीजन एक्साइटेड। अब
ऑक्सीजन एक्साइटेड जो है वो क्या होगा, ऑक्सीजन नॉर्मल प्लस एक्साइटेशन एनर्जी देनी हमें। करेक्ट। तो अब हमें एक्साइटेशन एनर्जी भी हमें दे रखी है, हो क्या That's रहा है। right. तो इस रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं अब O2 इज इक्वल्स टू 2 ऑक्सीजन नॉर्मल प्लस एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन। राइट। अब दे रखा है एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन, वो हमें दे रखी है 1.967 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अगर हम लोग इसे कन्वर्ट कर दे तो ये आ जाएगा this will become 3.146 into 10 to power 19 joules। That's right. तो ई नेट कितना लगेगा मेरी रिएक्शन के लिए, एक तो हमें ये चीज ऐड करनी है प्लस ये चीज, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। सही बात। क्योंकि ये दो नॉर्मल के लिए आ जाएगा और एक्साइटेशन, तो हमारे पास ई नेट आ जाएगा 8 + 3 11 पॉइंट समथिंग, सो 11.414 into 10 to power -19 जूल्स। ये हमारे पास एनर्जी आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला, हमें वेवलेंथ निकालने, तो वेवलेंथ तो हम निकाल सकते हैं करेक्ट प्लैंक्स थ्योरी से। तो वेवलेंथ आ जाएगी हमारे पास hc by डेल्टा ई। सो 6.626। इसमें अब हम बस वैल्यूज डाल देंगे h की और c की और e नेट हमने जो अभी निकाला है पावर 8 अपॉन 11.414 into 10 to power -19। तो इससे हम देखते हैं लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आती है इसमें 1741.5 एंगस्ट्रॉम। अब क्वेश्चन में एक चीज देखने लायक है, क्वेश्चन में इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि हमें मैक्सिमम निकालना है वेवलेंथ। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम होगा, तो इस केस के लिए हमें आंसर से रेफर करना चाहिए। हो क्या रहा है, जो वेवलेंथ है वो वेरी कर रहा है 1 एनर्जी से। राइट। ठीक है, अब ये दे रखा है कि इतनी एनर्जी है, इसके पास एक्साइटेशन ज्यादा है। That's right. जितनी कम एनर्जी होगी, जितना ई मिनिमम होगा उतना लैम्डा मैक्सिमम होगा। राइट। तो ये एनर्जी जो है ई नेट जो हमने निकाली है वो मिनिमम है, क्योंकि इससे ज्यादा भी तो हम ले सकते हैं। उससे क्या होगा, एक्साइटेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा एक्साइटेड होगा, हमने मिनिमम लेकिन रिएक्शन तब भी होगा। राइट। तो ये मिनिमम एनर्जी निकाली है, तो इस केस में हमने ये लैम्डा मैक्स निकाला है, वेवलेंथ मैक्सिमम हमारे पास इससे आ जाएगी। सो बेसिकली ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। Now let's see what question 7 has for us. Compare the wavelengths for the first 3 lines in the Balmer series with those which arise from similar transitions in beryllium 3+ ion. Neglect the reduced mass effect. इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? ओके सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं बोर क्वांटाइजेशन एनर्जी से जो एनर्जी है वो होती है HCR इंटू Z² अपॉन n²। ठीक है, ये R जो है रेडबर्ग्स कांस्टेंट है, Okay. हमने रेडबर्ग्स फॉर्मूला में पढ़ा है। क्योंकि रिड्यूस मास इफेक्ट हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो R जो हाइड्रोजन का है वही रिड्यूस मास होता क्या है? रिड्यूस मास इफेक्ट ये एक्चुअली मास की जो मास ऑफ न्यूक्लियस है हाँ जी और इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा वेरी करता है, तो इसकी वजह से R में थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन आता है। अच्छा, वो हमें नेग्लेक्ट कर हाँ, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियस का मास हम लोग मान के चलते कि वो रेस्ट पे है, जब हम लोग Okay. डिराइव करते हैं क्वेश्चन उसकी स्पीड वीड हम लोग लेते ही नहीं कंसिडरेशन। ठीक है, तो उसके ऐसे रिड्यूस मास इफेक्ट हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो RH और RB सेम है। ठीक है, अब हमें बोला है वेवलेंथ निकालने, ओके, तो वेवलेंथ होती है HC/E। बिल्कुल सही। ठीक है, अब हम लोग E की वैल्यू मतलब हम लोग डाल सकते हैं HC/E जो है HCR Z² अपॉन इनिशियल ठीक है, माइनस फाइनल, N, तो फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ जी, मतलब एक तरीके से हम लोग रेडबर्ग्स फॉर्मूला ही डिराइव कर रहे हैं। तो HC और HC घट गए, ठीक है, तो वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ आ जाएगा 1/R रेसिप्रोकल ले लिया Z² अपॉन 1/। ये बेसिकली रेडबर्ग्स फॉर्मूला ही हो गया बस। हाँ। रेसिप्रोकल लेके, बस हमने बता दिया कि ये Z² से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लैम्डा।
क्योंकि हम लोग Inverse. जनरली H एटम के लिए निकालते थे। ठीक है, हाँ जी। अब Be3 पॉजिटिव के लिए Z जो है वो है 4, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए Z जो है वो है 1। अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं ये NF माइनस NI अगर सेम है तो जो लैम्डा है वो सिर्फ वेरी कर रहा है 1/z² से, और किसी पे वेरी नहीं कर रहा, क्योंकि फर्स्ट 3 ट्रांजिशंस की बात की है। NF और NI अगर सेम हो गए फिर तो मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। सेम नहीं, जो 2 केसेस कंसिडर कर रहे Be और H अच्छा के अच्छा लिए, अच्छा, अलग अलग, फाइन। उसमें NF क्योंकि अच्छा, कंपेयर अच्छा, यही अच्छा, बोला है कि अलग ट्रांजिशन नहीं, फर्स्ट 3 लाइन्स ही बोला है बाल्मर की। ठीक है। बाल्मर की फर्स्ट 3 लाइन्स के लिए NF जो है सबका सेम ही है, ठीक है। और NI जो है अच्छा, मतलब ये पूरी 1/NF² माइनस 1/NI² कांस्टेंट हो 3, 4, जाएगी। 5 हाँ ये दोनों के लिए ठीक है, सेम ठीक है। हाँ जी, तो ये इस पे वेरी नहीं करे। तो क्वेश्चन में अगर 3 ऑप्शंस दे रखे हैं जैसे 1/2, 1/3, 1/4, उस टाइप के आंसर नहीं आएंगे। ठीक है। जो आंसर होंगे वो तीनों सेम होंगे, और वो हम लोग निकाल सकते हैं 1/z² से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लैम्डा आ जाएगा 1/4² इज इक्वल्स टू 1/16। सो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं जितनी भी ट्रांजिशन बीई में हो रही हैं उनकी जो वेवलेंथ है 1/16 टाइम्स वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम में जो नहीं, हमने 1/4² कैसे लिखा है यहाँ पे? 1/4² कैसे लिखा? ओके, यहाँ पे हमें रिडबर्ग्स कांस्टेंट और रो भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अब रिडबर्ग्स कांस्टेंट हमने बोल दिया, दोनों का सेम है। अच्छा, तो वो भी हमने constant बेसिकली ये वो निकाली है, इसकी रेशियो निकाली हाँ, है। ratio लैम्डा नहीं है, निकाली। लैम्डा 1/λ2 है। हाँ लैम्डा 1/, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा 1 के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये है, ठीक है, और हाँ, लैम्डा हाँ, 2 के लिए हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/1²। ठीक है, ठीक है। तो दैट इज 1। तो अगर हम लोग रेशियो लेंगे लैम्डा 1/λ2 तो 1/16 आएगा। वो फर्स्ट केस में डायरेक्टली आंसर इसलिए ठीक है, ठीक है, 1 दे रखा है। बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें बस ये चीज याद करनी थी, रिडबर्ग्स फॉर्मूला अगर हमें पता है तो हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, हमें डिराइव करने की भी जरूरत नहीं है। बस मॉडिफाइड फॉर्म हमें पता होना चाहिए कि वो z² से मल्टीप्लाइड होता है। ओके। So now we have question number 8. The question says which transition in He2 plus corresponds to the same wavelength as transition leading to a highest wavelength in Lyman series of hydrogen atom. Name the series to which the transition belongs. So in order to solve this question we need to have the knowledge of spectrum of hydrogen, right? Yes. So now let us start with the solution. First of all, from Planck's quantum theory, we know that E is inversely proportional to lambda. So according to the question, we have highest lambda, maximum. So we should have minimum energy change. And for hydrogen, for minimum energy change in Lyman, we have specified that n final is equals to 1. So we need to find n initial. These are for hydrogen atom. For minimum energy change, we would require n initial should be equals to 2, because if we take greater value, the energy would increase, it would not remain minimum. So now we have got the question related to hydrogen atom, and now we need to relate this to the same wavelength having Helium for helium atom, He2 plus. Okay. So actually in this question, this is not possible, because the question is a misprinting, because helium 2 plus does not exist. It exists but it does not have any electrons, so actually no transition should take place. But sometimes in question paper, IIT papers, there are chances of misprinting, and therefore many a times people panic. So if in all the questions we do not have subjective, if it is a single choice question, if there is an option like D part saying none of these, so even if we find the answer which we are going to find for He plus ion, but according to question we have been asked for He2 plus ion, so we should mark the answer as none of these instead of marking the answer as He plus. If this option none of these does not exist, then we should mark the answer for He plus ions, because sometimes there are human errors and there may be a mistake in the question. Okay. Okay, so now let us proceed for He plus ion. So how will we proceed for the solution? So we will use the Rydberg formula which we have derived earlier for modified hydrogen like atom, which says that lambda is equals to 1 upon mu
that is wave number, which is equals to 1 upon r z square 1 upon nf square minus 1 upon ni square. Now we have to use the relation using z because r is same. So now for lambda h and lambda h plus to be equal, z square into 1 upon n square minus 1 upon ni square is equals to some constant. So now we equated for hydrogen and helium. For hydrogen atom, for helium atom, He plus atom. Z is 1, so 1 square. Transition is from 2 to 1. For He we have 2 square. We get it as 1 upon nf square minus 1 upon ni square. So we can use some simple mathematics and get by comparing the terms, because it's subtraction, so we can just equate the terms. That is 1 upon 1 square is equals to 2 upon nf square and 2 square upon nf square, right? 2 upon nf square, and second with negative sign 1 upon 2 square is equals to 2 upon ni square. So we get the transition as nf is equals to 2 and ni is equals to 4. So we have got a transition from n is equals to 4 to n is equals to 2, which belongs to Balmer series. And if the question paper asks which region of the spectrum, then it would be visible. So basically we have solved this question using the concept of Rydberg's formula in the modified hydrogen atom, showing its dependence with r square, z square, sorry. Balmer is the only reason, invisible reason, right? Yes. So we have our solution as the series is Balmer series and the transition is from 4 to 2, right? Yes. From n equals to